हेलो कोमल मैम, हाउ आर यू? आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? ऑल फाइन। और कैसा चल रहा है आपका? सब बढ़िया? सब बढ़िया, आप बताओ। ओके, तो लास्ट वीक जो आप वो प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे कि आपने सेल करनी है, वो प्रॉपर्टी सेल हो गई आपकी? नहीं, अभी कहाँ। अच्छा, तो जो चीज़ें मैंने आपको बोला था 10 पॉइंट्स की आप ध्यान रखना बीइंग अ सेलर, तो आपने उन पॉइंट्स को कंसिडर किया? मैं क्यों ध्यान में रखूंगी, वो तो बायर खुद ध्यान में रखेगा। तो जो गलती ये करने वाले हैं आप वो गलती ना कर देना। चाहे प्रॉपर्टी सेल करने वाले हैं फिर भी आपको कुछ एक चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, एंड ये चीज़ें आपको एक बहुत बड़े फ्रॉड से या फाइनेंशियल लॉस से बचा सकती हैं। तो ये 10 गोल्डन टिप्स हमने आपके लिए निकाली हैं जो आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप किसी प्रॉपर्टी को सेल करते हैं। एंड इवन अगर आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स में कोई पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को सेल करने वाला है तो आप उनको इन 10 पॉइंट्स के बारे में जरूर गाइड कीजिएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो कहीं पर भी किसी भी लेवल पर पसंद आती है तो काइंडली डू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो, एंड साथ के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन जरूर मिल पाए। तो सबसे पहली चीज है नेवर गिव द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। तो जब भी आप प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो कई बार जब आपकी डील होती है तो बायर आपसे कहता है कि अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखा दीजिए या फिर डॉक्यूमेंट्स भेज दीजिए। हम भी कई बार जीरोक्स कॉपी को स्कैन करते हुए या कलर्ड कॉपी को स्कैन करते हुए एज इट इज भेज देते हैं। तो आपने कभी भी ऐसा नहीं करना है, क्योंकि बहुत से केसेस हमारे सामने ऐसे आते रहते हैं जहां पर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को फ्रॉड करते हुए कोई डुप्लीकेट पर्सन खड़ा कर दिया जाता है एंड प्रॉपर्टी को अपने नाम पर करवा दिया जाता है। तो बाद में इन मुसीबतों पर पड़ने से बेटर है कि आप कभी भी अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ना दें। अब करें तो करें क्या, क्योंकि बायर को डॉक्यूमेंट्स तो चेक करने ही होते हैं। तो आप उन डॉक्यूमेंट्स का जीरोक्स कॉपी ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट कीजिए एंड उन पर क्रॉस करते हुए ओनली फॉर पर्पस लिख दीजिए ताकि वो पर्सन उन डॉक्यूमेंट्स का कहीं और इस्तेमाल ना कर पाए। सेकंड केस हो सकता है कि मल्टीपल बायर्स हो, जहां पर एक से ज्यादा लोग मिलकर के अपनी प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हो। इन सभी केसेस में आपने ध्यान रखना है कि जो भी आपका सेल अग्रीमेंट होगा या जो भी आपकी सेल डीड होगी उस पर सभी पर्संस जो भी इंटेंडेड बायर्स हैं उन सभी के सिग्नेचर्स वहां पर जरूर हो। एंड जिस टाइम आपकी रजिस्ट्रेशन होनी है, यानी कि जिस दिन आपकी रजिस्ट्री होगी, फाइनल रजिस्ट्री होगी, उस दिन वो सभी पर्सन प्रेजेंट हो जिनके सामने उन डॉक्यूमेंट्स को एग्जीक्यूट किया जाए, यानी कि सभी के सिग्नेचर्स वहां पर होने जरूरी हैं। एंड जब भी आप प्रॉपर्टी को सेल करते हैं कभी ऐसा नहीं करना कि मान लीजिए राम ने प्रॉपर्टी बेची है शाम को, तो पैसा जो मिल रहा है वो राम से ना मिलते हुए किसी और पर्सन से मिल रहा है। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आगे जाकर के वो थर्ड पार्टी पर्सन जिसके अकाउंट से आपको पैसा आया है वो क्लेम कर सकता है कि पैसा तो मैंने ट्रांसफर किया है, आपने रजिस्ट्री राम के नाम पर क्यों करवा दी। तो इन चीजों से बचने के लिए जरूरी है कि आप उसी पर्सन के अकाउंट से पैसा लें जो पर्सन आपकी प्रॉपर्टी को खरीदना चाहता है, यानी कि बायर के अकाउंट से। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आपने मान लीजिए किसी बैंक से लोन ले रखा है या किसी तरह का आपका मॉर्टगेज चार्ज क्रिएट हुआ है प्रॉपर्टी के ऊपर, तो आप उसे सेल अग्रीमेंट में मेंशन जरूर करें। क्योंकि अगर आप ऐसा मेंशन नहीं करते हैं तो आगे जाकर के बायर आपके ऊपर ये केस कर सकता है कि प्रॉपर्टी बेचते हुए आपने इन चीजों के बारे में नहीं बताया एंड आपने 420 आईपीसी के तहत उसके साथ धोखाधड़ी की है। तो अगर आपने सेल अग्रीमेंट में ऑलरेडी इस क्लोज को मेंशन किया होगा तो आपके ऊपर किसी भी तरह की आंच नहीं आ पाएगी। फोर्थ पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप फाइनल रजिस्ट्री करवाते हैं तो आप जनरली लोग क्या करते हैं कि वो रजिस्ट्री में चेक नंबर लिखवा लेते हैं एंड चेक रिसीव कर लेते हैं। अब ये भी हो सकता है कि चेक अगले दिन बाउंस हो जाए, तो आप थर्ड पार्टी के ऊपर ब्लेम कैसे करेंगे या बायर के ऊपर ब्लेम कैसे करेंगे। पॉइंट यहां पर समझने वाला ये है कि चाहे आप बाद में बाउंस चेक के बेस पर केस चला सकते हैं, लेकिन उसमें आपका टाइम काफी ज्यादा चला जाएगा। कहां पर आपका पैसा आपको साथ के साथ मिल जाता, वहीं आपका पैसा डिले तो होगा ही होगा, साथ के साथ आपको कानून के दरवाजे भी खटखटाने होंगे, उसके बाद ही आप अपना पैसा रिकवर कर पाएंगे। कई पर्सन आपको ये भी दलील देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, आप सेल डीड के बेस पर कैंसिल करवा सकते हैं। देखिए, कैंसिल करवा सकते हैं, अगर आपके पास पेमेंट नहीं पहुंची है तो आप कैंसिल करवा सकते हैं, लेकिन कैंसिल करवाने के लिए भी आपको कानून का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा एंड अल्टीमेटली वो आपके टाइम की, मनी की, दोनों चीजों की वेस्टेज रहेगी। तो कोशिश कीजिएगा कि आप फाइनल रजिस्ट्री वाले दिन ही एनईएफटी या आरटीजीएस अपने अकाउंट में करवा ले, या फिर आप डिमांड ड्राफ्ट भी इशू करवा सकते हैं। कह दीजिए कि खर्चा आधा आधा कर लेंगे, उससे भी आपका बेनिफिट हो जाएगा, दोनों का समय भी बच जाएगा एंड आप भी सेफ जोन में रहेंगे। कई बार बायर आपको ट्रिक करने की कोशिश करता है। वो कहते हैं कि जैसे मान लीजिए प्रॉपर्टी आपने 50 लाख की सेल करी, तो वो कहते हैं हम आपको 25 लाख देते हैं, 30 लाख देते हैं, आप प्रॉपर्टी का पोजेशन हमें दे दो, रजिस्ट्री तो हम करवा ही लेंगे। लेकिन भूल कर भी ऐसी गलती नहीं करनी है। थोड़ी सी लालच आपको बहुत महंगी पड़ सकती है। कई बार इवन वो ये भी कहते हैं हम आपको रेंट भी दे देंगे जितने टाइम तक हम वहां पर रहेंगे, लेकिन कभी भी आपने ऐसी बातों में नहीं आना है।
पोजेशन को खाली करवाना अगेन बहुत ज्यादा मुश्किल वाला काम बन जाता है। तो आपने फाइनल रजिस्ट्री से पहले किसी भी तरह का पोजेशन जो है वो बायर को नहीं देना है। 6th पॉइंट है, अगर आपकी प्रॉपर्टी में टेनेंट है यानी कि किराएदार हैं तो आप सेल अग्रीमेंट में उसे जरूर मेंशन करें, क्योंकि आपकी जो भी प्रॉपर्टी में जो भी दखल अंदाजी है, जो कुछ भी है, आपको उसको सेल अग्रीमेंट में जरूर मेंशन करना चाहिए। साथ ही आप टेनेंट की नॉलेज में भी लेकर के आइएगा कि हम इस प्रॉपर्टी को सेल करने वाले हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपका कोई अग्रीमेंट ऑलरेडी टेनेंट के साथ हो, तो आपको पहले ही सब चीजों को क्लियर कर लेना है और बायर को भी बता देना है कि हमारा ऐसा अग्रीमेंट है टेनेंट के साथ एंड हमने उनको बता दिया है, ताकि आपके ऊपर किसी भी तरह का इशू क्रिएट ना हो। 7th पॉइंट इट्स रिलेटेड कि जब भी फाइनल रजिस्ट्री होती है तो हम अपने सभी डॉक्यूमेंट्स यानी कि जो भी चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स से या कोई भी सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स से वो इन ओरिजिनल प्रोवाइड कर देते हैं बायर को, जो कि जेन्युइन चीज है। लेकिन आप इन डॉक्यूमेंट्स को मेंशन जरूर कर दे सेल डीड में कि आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से दे दिए हैं बायर को, क्योंकि बाद में हो सकता है कि कुछ एक सालों के बाद बायर आपके ऊपर कहे कि आपने सेल तो कर दी हमें प्रॉपर्टी लेकिन डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, तो आपको दोबारा से सारा खर्चा पे करना पड़ेगा। तो बढ़िया बात यह रहेगी आप पहले से ही सेल डीड में लिखवा दीजिए कि आपने ये डॉक्यूमेंट्स उनको दे दिए हैं। अगर सेल डीड में नहीं भी लिखवा पाते तो आप 50 या 100 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर अलग से लिखवा दीजिए कि आपने बायर को ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर कर दिए हैं। 8th पॉइंट उस केस में है अगर प्रॉपर्टी ज्वाइंट नेम या मल्टीपल नेम्स में है, यानी कि सेलर्स मल्टीपल हैं। अब जब भी मल्टीपल सेलर्स होते हैं तो आपने जो पेमेंट रिसीव करनी है वो सिर्फ एक ही पर्सन के अकाउंट में रिसीव नहीं करनी है। आप जिस प्रपोर्शन में आपकी प्रॉपर्टी की हिस्सेदारी है या जितने पर्सन्स के बीच में हिस्सेदारी है उसी अनुपात में आप पेमेंट को रिसीव करें, क्योंकि अब हो सकता है कि आप सभी के रिश्ते अच्छे हो लेकिन बाद में जाकर के मान लीजिए वो पर्सन कहते हैं कि सारी पेमेंट तो इस पर्सन के अकाउंट में चलेगी, हमें तो पैसा मिला ही नहीं, जबकि प्रॉपर्टी तो जॉइंट ओनरशिप में थी, तो आगे जाकर के इशू क्रिएट हो सकता है। बेटर है कि आप पहले ही उसी इक्वल प्रोपोर्शन में पैसे इक्वल अकाउंट्स में ही रिसीव करें। 9th पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार जो बायर होता है उसने लोन लेकर के प्रॉपर्टी को परचेज करना होता है, उसके केस में जो आपका लीगल पर्सन होता है वो आपको कहता है कि क्लोज डलवा देते हैं कि इन केस अगर इनको लोन ना मिला तो ये जो आपका अग्रीमेंट है वो कैंसिल माना जाएगा। तो कभी भी आप इस कंडीशन के ऊपर अग्री नहीं करना है, क्योंकि लोन कैंसिल होने के 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है कि अगर सेलिंग डॉक्यूमेंट्स में कोई ना कोई दिक्कत हो, यानी कि घर के जो भी डॉक्यूमेंट्स है, प्रॉपर्टी के कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, अगर उनमें दिक्कत है तो बैंक तो लोन नहीं देगा। लेकिन दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि बायर की जो क्रेडिट वर्दीनेस है, यानी कि जो सिबिल स्कोर है वो सही ना हो, उसकी सिबिल रिपोर्ट सही ना हो। अब ऐसे सिनेरियो में आप इस क्लोज को डाइल्यूट कर दीजिए एंड उसको अपने हक में मॉडिफाई करवाइए कि अगर प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी पेशी निकलती है, उसकी वजह से लोन सैंक्शन नहीं होता है, तो ठीक है इस डॉक्यूमेंट को हम कैंसिल मानेंगे, इस अग्रीमेंट को कैंसिल मानेंगे, नहीं तो अग्रीमेंट को कैंसिल नहीं माना जाएगा। 10th पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट है लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप फाइनल रजिस्ट्री करवा देते हैं एक कॉपी उस पर्टिकुलर सेल डीड की अपने पास जरूर रखिएगा, रजिस्ट्री की अपने पास जरूर रखिएगा। कारण ये होता है कि मान लीजिए आपने प्रॉपर्टी किसी एक डिपार्टमेंट में सेल कर दी है, उसके अकॉर्डिंग आपने प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफर भी कर दी है, लेकिन कई बार जो बायर होता है वो म्यूटेशन नहीं करवाता, यानी कि चार्ज को अपने नाम पर रजिस्टर नहीं करवाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि MCL या कोई और नगर पालिका का कोई प्रॉपर्टी टैक्स है, हाउस टैक्स है, वो पुराने पर्सन के नेम में ही जाता रहेगा एंड उसी पर्सन को पे भी करना पड़ेगा। अगर आपके पास कॉपीड वर्जन है लेटेस्ट डीड का तो आप उसे सबमिट कर सकते हैं एंड अपनी लायबिलिटी से बच सकते हैं। तो ये 10 पॉइंट आपके सेलिंग डिसीजन को बहुत ज्यादा बेटर बना सकते हैं एंड आप एंजॉय कर सकते हैं अपनी प्रोसीड अमाउंट को। अदरवाइज अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो नहीं करते तो कहीं ना कहीं आगे जाकर के दिक्कत आ सकती है। आपके माइंड में कोई पॉइंट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो का कंटेंट पसंद आया है तो वीडियो को फटाफट से लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए।